चैप्टर जो हमारा 5th है उसके अंदर कल हमने मूल या जड़ जो है उसके मूल शीर्ष के जो क्षेत्र है उसके बारे में देखा था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है कि जो जड़ होती है, देखो जड़ है या मूल है, उसका मेन काम होता है बेटा क्या करना, पानी और जो खनिज लवण है उसको मृदा से लेकर जो हमारे पादप है उसके विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ठीक है। लेकिन जड़ें क्या करती है, कुछ अन्य कार्य जैसे कि भोजन संग्रहण करना, जनन करना, पौधे को जो है या जो पेड़ है उसको मिट्टी में सीधा खड़ा रखना, ऐसे अन्य कार्य करने के लिए अपनी संरचना में क्या कर देती है, परिवर्तन कर देती है, ठीक है। इस परिवर्तन की क्रिया को हम कहते हैं रूपांतरण, कि जो जड़ का मेन काम है यानी जल और जो खनिज लवण है उसके संवहन के अलावा जो जड़ें हैं वो क्या करती है, अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है कुछ अन्य कार्यों को करने के लिए, तो उसे हम जड़ों का रूपांतरण करना कहलाते हैं। और जो जड़ें बनती है अलग शेप वाली उन्हें हम कहते हैं रूपांतरित जड़, ठीक है। तो किन किन कार्यों के लिए हमें जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं, तो 3 काम है। आपके जो चैप्टर है उसके अंदर सिर्फ इतना सा दे रखा है बेटा, एक पैराग्राफ दे रखा है, उससे आपका काम नहीं चलेगा, और जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ वो आपको आगे चल के नीट में भी काम आएगा। तो नोट्स इंपॉर्टेंट है, किताब के अंदर कुछ भी नहीं दे रखा है बट क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ये जो हमारा अभी सिलेबस जो है एनसीईआरटी वाला उसकी किताबें जो है उसके अंदर नहीं ज्यादा मैटर होता है पर क्वेश्चंस डीपली आते हैं। तो जो आपको पढ़ा रही हूँ, जो नोट्स में दे रही हूँ वो कर लेना, वरना बाद में बोलोगे कि मैम हमारे पास नहीं है हम कहाँ से पढ़ें, तो वो आपका लॉस है। समझ में आ गया? तो जो भी बच्चे हैं वो अपना काम करें बेटा टाइम से। तो देखो जड़ों में रूपांतरण 3 कार्यों की वजह से होता है। एक तो होता है भोजन संग्रहण के लिए, दूसरा यांत्रिक सहारा या मजबूती देने के लिए तने को या पेड़ को मिट्टी में सीधा खड़ा रहने के लिए, और तीसरा है कार्य कारण जो होते हैं जैसे कि जनन हो गया, श्वसन हो गया, ये कार्य होते हैं। तो इनके लिए जड़ें अपनी स्ट्रक्चर क्या करती है, चेंज करती है। सबसे पहले आता है भोजन संग्रहण। तो भोजन संग्रहण में मुस्ला मूल और अपस्थानिक मूल, ठीक है, दोनों ही जो है वो अलग तरीके से अपनी शेप को क्या करती है, चेंज करती है ना। तो अपस्थानिक मूल क्या होती है और मुस्ला मूल क्या होती है, पता है आप लोगों को? मुस्ला मूल जो है वो मूलांकुर से, यानी ऊपर से तो प्रांकुर निकलता है और नीचे मूलांकुर निकलता है, उसमें एक प्राथमिक जड़ और द्वितीय और तृतीय मूल होती है। अपस्थानिक मूल वो मूल होती है जो तने या पत्तियों से निकलती है, उन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको समझाई थी ये चीज। तो अपस्थानिक मूल अपना शेप अलग तरीके से चेंज करती है और मुस्ला मूल है वो अपनी शेप्स अलग तरीके से चेंज करती है। तो देखो मुस्ला मूल जो होती है उसके अंदर कौन कौन से रूपांतरण देखने को मिलते हैं, तरकु रूपी, शंकु रूपी, कुंभी रूपी और कंदिल, ये मिलते हैं आपको मुस्ला मूल के अंदर। अपस्थानिक मूल में कंदिल, पुलकित, ग्रंथिल, मलाकार, वलयाकार, ठीक है, ये इसके क्या है, टाइप्स है, ठीक। तरकु रूपी का उदाहरण मूली, मूली एक मूल है, ध्यान रखना। शंकु रूपी गाजर, गाजर भी एक जड़ है और मुस्ला जड़ है। कुंभी रूपी शलजम ये मुस्ला मूल है, और ये और कंदिल है गुलब्बास। अभी स्ट्रक्चर दिखाऊंगी मैं आपको और डायग्राम्स दिखाऊंगी क्योंकि कंप्यूटर हैंग हो जाता है, इसलिए लास्ट में इनके फोटोज में आपको सीन करवाऊंगी। बट ये जो है ये आपके उदाहरण है मुस्ला मूल तंत्र के, ठीक है। फिर आती है अपस्थानिक मूल, इसके एग्जाम्पल कंदिल मूल इसका टाइप है जिसके अंदर एग्जाम्पल है शकरकंद, पुलकित में डहेलिया, ग्रंथिल में अम्बा हल्दी, मालाकार में करेला और वलयाकार में सिपेलिस एपी कैनक्वाना जो है इसका एग्जाम्पल है। फिर यांत्रिक सहारे और मजबूती देने के लिए जो रूपांतरण पाए जाते हैं जड़ों में उसके टाइप कौन कौन से, अवस्थम्भ बुक में दिया हुआ है आपके, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जटामूल गन्ने में देखने को मिलती है, अवस्थम्भ बरगद में देखने को मिलती है, आरोही जो मूल होती है वो पान में देखने को मिलती है, पुस्ता मूल सेमल नामक प्लांट में होती है, मूल कंटक जो होते हैं वो पाए जाते हैं पोथोस नामक प्लांट में, और पर्ण मूल पत्थर चट्टा में देखने को मिलती है। फिर तीसरा जो है कारण जिसकी वजह से जड़ें जो होती हैं उनमें मॉडिफिकेशन या रूपांतरण देखने को मिलते हैं, वो पहला है श्वसन मूल, दूसरा स्वांगीकारी, तीसरा प्रजनन, चौथा चूसक और पांचवा है मूल ग्रंथियां। श्वसन मूल राइजोफोरा प्लांट में,
स्वांगीकारी मूल, गिलोय में, प्रजननकारी शकरकंदी में, चूसक अमरबेल में और मूलग्रंथियां फलीदार जो दाल होती हैं उनमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गए एग्जाम्पल्स और टाइप। अब हम इनको समझेंगे कि तर्कु रूपी, शंकु रूपी, कुंभी रूपी और कंदिल होते क्या है, क्या क्या इनमें स्ट्रक्चर वेरिएशंस देखने को मिलती है, संरचनात्मक अंतर क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखो तर्कु रूपी, मुसला मूल में जो भोजन को संग्रहित करने के लिए, पादप में भोजन किस रूप में संग्रहित रहता है बेटा, स्टार्च या बोले हम मंड जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके रूप में क्या रहता है, संग्रहित रहता है भोजन। ठीक है, तो इस भोजन को संग्रहित कहाँ किया जाता है, जड़ों के अंदर किया जाता है। तो ये जड़ें जो होती हैं उनके टाइप्स हैं। तो देखो तर्कु रूपी, तर्कु रूपी आपने मूली देखा होगा कि बीच से जो है वो मोटी होती है, ऊपर से थोड़ा एरिया कम होता है और नीचे से कम होता है, यानी ऊपर और नीचे से जो इसका भाग होता है जड़ का वो सकड़ा होता है और बीच से क्या होता है, फुला हुआ होता है। तो इसे हम तर्कु रूपी कहते हैं। उदाहरण इसका जो मूली है। फिर है शंकु रूपी, शंकु का मतलब कोण वाली आइसक्रीम आप खाते हो, इस तरह की शेप होती है। तो गाजर में आप इसी तरह की शेप देखते हो ना, तो गाजर इसका उदाहरण है। इसमें ऊपर वाला हिस्सा चौड़ा होता है और नीचे वाला पतला होता है। फिर कुंभी रूपी, कुंभ यानी होता है घड़ा, तो घड़े के समान संरचना जड़ों की होती है। तो आप शलजम देखते हो या चुकंदर देखते हो, उसमें क्या होती है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, घड़े के समान। तो यहाँ पर ये जड़ जो है फूल जाती है और भोजन संग्रहण का काम करती है। फिर आती है कंदिल, कंदिल के अंदर गुलबास इसका उदाहरण है। ये जो जड़ होती है वो फूली हुई होती है पर कोई प्रॉपर शेप उसकी नहीं होती, किसी भी प्रकार से हो सकती है। यहाँ पर देखो शंकु के समान थी या कुंभ के समान थी, पर यहाँ पर जो आपकी कंदिल होती है उसमें शेप निर्धारित नहीं होती, बस जड़ फूल जाती है और भोजन संग्रहण का काम करती है। तो ये आपके हो गए मुसला मूल के एग्जाम्पल। फिर हम लेते हैं किसको, अपस्थानिक मूल को, सेकंड टाइप को। तो अपस्थानिक मूल में देखो कंदिल मूल यहाँ पर भी आ रहा है, कंदिल मूल यहाँ पर भी आ रहा है। फर्क इतना है कि ये कंदिल किसका उदाहरण है, मुसला मूल का, और ये है अपस्थानिक का। अपस्थानिक जो मूल होती है वो मूलांकुर के अलावा तने, पत्ती किसी भी पार्ट से निकल सकती है। तो यहाँ पर ये कंदिल मूल जो होती है, ऐसे प्लांट्स जिनके तने जो है वो श्यान होते हैं, मैंने नोट्स में लिखा है श्यान होने का मतलब होता है लेटे हुए होते हैं, मतलब तना जमीन पर ऐसे रेंगती हुई स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो तने से तना जो है, देखो एक चीज बताती हूँ आपको, यहाँ पर तने में आप कभी कभी ऐसे जॉइंट्स देखते हो, जनरली गन्ने के अंदर आपने देखा होगा। तो इस तरीके के जॉइंट्स जो मिलते हैं, तो ये जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है बेटा पर्व संधि। ठीक है, ये भी पर्व संधि। और यहाँ पर ये जो बीच वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है पर्व। ठीक है, बीच वाला हिस्सा पर्व और ये जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है पर्व संधि। तो अपस्थानिक मूल जो होती है उसके अंदर सबसे पहला टाइप हमारा कंदिल है। और कंदिल में देखो क्या होता है, जैसे कोई तना है वो श्यान होता है। श्यान प्रकृति का मतलब जमीन जो होती है उस पे लेटा हुआ होता है, जैसे घास में तना कैसे होता है, जमीन पे लेटा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो जमीन है उस पे इसका तना लेटा हुआ होता है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर इस तने की जो पर्व संधि होती है, उस पर्व संधि से जड़ें निकलती है और जड़ फूल जाती है और अनियमित आकार की होती है। ठीक है, जैसे ये तना है तो इससे जड़ निकल रही है और ये जड़ क्या कर रही है, फूल रही है। ठीक है, इसे हम कंदिल मूल कहेंगे और इसमें क्या रहता है, भोजन संग्रहित करता है। इसका उदाहरण है शकरकंदी। दूसरा आता है पुलकित। पुलकित मूल में क्या होता है, ये कंदिल की तरह ही होती है पर कंदिल में एक होती है और पुलकित के अंदर बहुत सारी कंदिल एक ही जगह से ऐसे गुच्छा बना लेती है। कंदिल जब गुच्छे के रूप में पाई जाए तो उसे हम पुलकित कहेंगे और एग्जाम्पल है इसका डहेलिया। फिर आता है ग्रंथिल। ग्रंथिल के अंदर क्या होता है कि तना जो होता है उसकी पर्व संधि से जड़ें निकलती हैं और ये जो जड़ें होती है उनका अंतिम सिरा जो होता है एंड वाला वो ऐसे फुला हुआ होता है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे ग्रंथिल। उदाहरण इसका है अम्बा, हल्दी। फिर आता है मालाकार। मालाकार में आपने मालाओं में देखा होगा कि ऐसे मोती होते हैं और फिर जो चेन होती है, फिर मोती होता है, फिर चेन होती है, फिर मोती होता है, फिर चेन होता है। ठीक है, तो सेम इन जड़ों में भी ये भी तने से निकलती है और इन जड़ों में कुछ हिस्सा फूला, कुछ सकड़ा, कुछ फूला, कुछ सकड़ा, कुछ फूला सकड़ा होता है। और जो फूला हुआ हिस्सा होता है
उसमें भोजन संग्रहित रहता है, तो इसे मालाकार कहते हैं। करेले के अंदर और रतालू के अंदर इस तरीके की आपकी जड़ें देखने को मिलती है। और फिर आता है वलयाकार। वलयाकार में क्या होता है, जो जड़ें होती हैं उसके ऊपर ऐसे रिंग के समान क्या पाई जाती है, स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, वलय पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके वलयाकार है। तो ये आपके जड़ों के जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके लिए है, भोजन को स्टोर करने के लिए, स्टार्च को संग्रहित करने के लिए। उसके बाद दूसरा प्रकार आता है, दूसरा जो कार्य जड़ों के द्वारा किया जाता है वो आता है हमारा यांत्रिक सहारे के लिए। यांत्रिक सहारे के लिए में क्या आएगा बेटा, सबसे पहले आता है अवस्तंभ। अवस्तंभ में क्या होता है, आप लोगों ने कभी गांव गए हो तो आप लोगों ने बरगद का प्लांट देखा होगा। बरगद के अंदर ये जो क्षैतिज तने या शाखाएं होती हैं उनसे कुछ जड़ें निकलती है और वो नीचे जमीन में घुस जाती है, ऐसे पिलर के समान होता है। तो ये जो जड़ें हैं जो सहारा प्रदान करती है इस बरगद के पेड़ को, ठीक है, बनन ट्री को खड़ा रहने के लिए, तो ये जो जड़ें हैं वो कहलाती है हमारी अवस्तंभ या स्कंद जो मूल है वो। ठीक है, तो बरगद इसका उदाहरण है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है जटामूल। जटामूल आप लोग गन्ना देखते हो, गन्ने में ये पर्व संधि है, ये पर्व संधि हो गई, ठीक है, और ये पर्व संधि, ये पर्व वाला हिस्सा, ये फिर से पर्व संधि। तो गन्ने के अंदर क्या होता है, या मक्के में देखते हो ये जो पर्व संधि होती है उससे क्या निकली रहती है, ऐसे जड़ें निकली हुई रहती है ना। तो ये जो जड़ें होती है वो जटा जो है मूल कहलाती है। फिर होती है आरोही। तो पान जो होता है उसके जो तने होते हैं, तने पे जो पर्व संधियां होती है वहां से जड़ें निकलती है, और ये जड़ें इस तरीके से किसी भी पौधे पर किसी भी अन्य कोई भी दीवार ले लो या कोई अन्य पौधा ले लो उस पर, यानी ये तो हो गया तना, इस तने की जो पर्व संधियां हैं ये पर्व संधि हो गई, इससे क्या निकलती है जड़ें, और ये जड़ें इसको ऊपर चढ़ने में, आरोहण करना मतलब चढ़ना, तो आरोहण करने में क्या करती है, मदद करती है। फिर आती है पुस्ता मूल। पुस्ता मूल का आपको अगर मैं समझाऊंगी अभी तो समझ नहीं आएगा, बट आप कभी कभी देखते हो कि जो तना होता है उसमें जड़ें ऐसे इसके आधार में से ऐसी मोटी मोटी जड़ें निकलती है, उसे पुस्ता मूल कह जाते हैं। अभी डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। हमको डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आता है कि ये तना है कि जड़ है, तो इस तरीके से तने और जड़ दोनों मिक्स होकर जिस मूल का निर्माण करती है वो पुस्ता मूल कहलाती है। सेमल के अंदर पाया जाता है। डायग्राम दिखाऊंगी बेटा, ये वाला आपको वहां पर अच्छे से समझ में आएगा, एकदम से क्लियर नहीं होगा जब तक आप पिक्चर नहीं देखोगे। तो अभी मैं दिखाऊंगी। उसके बाद मूल कंटक, तने की जो पर्व संधियां होती है या तने का जो आधार होता है वहां से जड़ें निकलती है और कांटे के समान संरचना क्या करती है, बनाती है, और कहीं पे भी आरोहण करने में, ठीक है, और अवरोहण करने में क्या करती है, मदद करती है। तो मूल और कंटक, कंटक मतलब होता है कांटा, जो तना होता है उसके आधार पे जो जड़ निकलती है वो कांटे के समान ऐसे हुकनुमा स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है, तो इसे मूल कंटक कहते हैं। और फिर आती है पर्ण मूल। आपने पत्थर चट्टा देखा होगा, पत्थर चट्टा जो है छोटी 9th क्लास के अंदर, तो ये जो पत्ती होती है उसका ये ग्रीन भाग कहलाता है पर्ण फलक, ठीक है। तो पर्ण फलक की जो कोर होती है उस पे जो जड़ें निकलती है ना, उसे बोला जाता है पर्ण मूल। पर्ण यानी पत्ती, मूल यानी जड़। तो ये हिस्से को अगर हम काट के जमीन पे लगाते हैं तो क्या होता है, नया पौधा विकसित हो सकता है। तो ये होता है यांत्रिक सहारे के लिए पत्थर चट्टे के पादप को ये जड़ें जो हैं जमीन में जो सही तरीके से स्टैब्लिश होने में, लगने में मदद करती है। तो ये हो गए यांत्रिक सहारे में जो प्रकार आते हैं वो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कार्यकीय कारणों से। तो उसमें आती है सबसे पहले श्वसन मूल, न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है बेटा। इसके अंदर न्यूमेटोफोर्स में क्या होता है, देखो कुछ दलदली जमीन में जो पौधे उगते हैं, दलदली जमीन जो होती है उसमें ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो काफी कम होता है। तो इन पादपों की जो जड़ें होती है वो क्या करती है, जमीन के बाहर अपना इस तरीके से मुंह निकाल लेती है, ठीक है, और बाहर से ऑक्सीजन को क्या करती है, ग्रहण करती है। तो इन जड़ों को क्या कहा जाता है,
श्वसन मूल कहा जाता है या न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। और इनमें जो छिद्र होते हैं जिनके द्वारा वायु को अंदर लिए जाते हैं, तो इन छिद्र को न्यूमेटोड्स कहा जाता है। ठीक है, जड़ों को न्यूमेटोफोर और या श्वसन मूल कहेंगे और छिद्रों को न्यूमेटोड्स कहेंगे। ठीक है, नोट्स के अंदर मैंने लिखा हुआ है, देख लेना इसको। तो बेसिकली इसका काम होता है दलदली जमीन के अंदर जो मैग्रोव वनस्पति, दलदली जमीन में जो वनस्पति उगती है उसको क्या कहा जाता है, मैग्रोव वनस्पति। तो मैग्रोव वनस्पति को अंदर से क्या होता है, वायु नहीं मिलती, CO2 नहीं मिलती, तो क्या होता है, ये जड़ें दलदली जमीन के बाहर अपना मुंह निकालती है और ऑक्सीजन को लेने का काम करती है। ठीक है, तो पौधे को जो वायु चाहिए होती है, CO2 चाहिए होती है, वो इसको पहुंचाई जाती है। फिर आती है स्वांगीकारी। स्वांगीकारी का मतलब होता है जड़ जो होती है उसमें हरित लवक पाया जाता है। अब जहां हरित लवक होगा वहां प्रकाश संश्लेषण होगा। आ रही बात समझ में? तो ये जो जड़ें होती हैं उनमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक की मदद से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या किया जाता है, भोजन का निर्माण किया जाता है। तो इन्हें स्वांगीकारी कहते हैं। गिलोय के अंदर और सिंघाड़े के अंदर, हम जो सिंघाड़ा खाते हैं ना, उसके अंदर ये जड़ें पाई जाती है। फिर प्रजननकारी। प्रजनन का मतलब क्या होता है, नए पादप का निर्माण करने वाली जड़ें। तो देखो ये जो जड़ें होती है, जैसे कि शकरकंद होती है, जैसे ये शकरकंद है, शकरकंद एक जड़ है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो इन जड़ों पर छोटी छोटी क्या हो जाती है, कलियां खिल जाती है। इन कलियों को कहते हैं अपस्थानिक कलियां। अब इस हिस्से को काट कर अगर जमीन में लगा दो, इस जड़ वाले जिसपे ये कली है उसको काट कर जमीन पे लगा दो, तो नई शकरकंद क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। तो जनन करने में क्या करती है, ये मदद करती है। डहेलिया और शकरकंदी इसका एग्जाम्पल है प्रजननकारी का। फिर आती है चूसक। नाम सुना होगा छोटी क्लास में, 7th में, ये अमरबेल। ठीक है, यहां पर एक प्लांट है, सपोज ये, इसके ऊपर ये अमरबेल लगी हुई है। बेल जो होती है, जैसे ककड़ी की बेल होती है ना, तो जो बेल होती है या मनी प्लांट की जो बेल होती है वो, तो वैसे ही एक बेल होती है अमरबेल। तो ये सपोज करो अमरबेल है और ये एक प्लांट है जैसे कि नीम का प्लांट है ना। तो ये अमरबेल जो होती है वो होती है परजीवी और ये होता है नीम परपोषी। इसको परपोषी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये भोजन जो बना रहा है उसको कौन ग्रहण कर ले रहा है, उसको ये छीनकर ये अमरबेल खा जाती है। तो इसको कहते हैं परजीवी। पर यानी दूसरा और जीवी यानी जीवन, यानी अपने जीवन के लिए ये दूसरों के ऊपर डिपेंड होती है। तो जो पोषण देता है, पर यानी दूसरा, पोषी यानी पोषण देने वाला। नीम तो क्या कर रहा है, अमरबेल को पोषण दे रहा है और अमरबेल इस नीम से क्या कर रही है, पोषण ले रही है। ठीक है, ये खुद अपना भोजन नहीं बनाती, ये किसी अन्य प्लांट से जिस पे भी ये रहती है उससे अपना भोजन क्या करती है, लेती है। तो ये जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, चूसने का काम करती है इस नीम से या किसी भी, जिस भी प्लांट पे ये उपस्थित हो, जिस भी परपोषी पे ये उपस्थित हो, वहां से भोजन और जल लेने का क्या करती है, काम करती है। इसीलिए इन जड़ों को हम चूसक जड़ कहते हैं। फिर आता है मूल ग्रंथियां। मूल ग्रंथियां क्या होती है बेटा, जो फलीदार पादप होते हैं, जैसे कि मटर हो गया, कोई भी दाल होती है जैसे कि मूंग हो गई है ना, उनकी जो जड़ें होती हैं, है ना, उनकी, इन प्लांट्स की जो जड़ें होती है उसमें जो जीवाणु होते हैं, नाम है राइजोबियम, नाम सुना है 9th में। ठीक है, ये जो प्लांट होते हैं फलीदार प्लांट और राइजोबियम जीवाणु है, सहजीवन व्यतीत करते हैं। सहजीवन का मतलब क्या होता है, राइजोबियम जीवाणु जो है उपस्थित रहकर इनको क्या प्रदान करते हैं, पादप को। जीवाणु तो क्या प्रदान करते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है ना, नाइट्राइट और नाइट्रेट देते हैं। और बदले में जो ये पौधे हैं, ये फलीदार पौधे हैं, ये इन जीवाणुओं को आवास देते हैं। ठीक है, तो ये जो फलीदार पौधे हैं उनकी जड़ों के अंदर ये राइजोबियम जीवाणु जो है वो रहते हैं। ठीक है, और रहने के बाद एक गोलाकार स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे बोला जाता है मूल ग्रंथियां। ठीक, तो सहजीवन पाया जाता है फलीदार पादप और राइजोबियम जीवाणु के अंदर।
ठीक, और जो दोनों मिलकर जो संरचना बनाते हैं वो मूल ग्रंथि कहलाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण वैसे 9th में पढ़ा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है वायुमंडलीय जो N2 होती है उसको NH3 NO2 और NO3 नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो ये जो राइजोबियम जीवाणु है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पौधे होते हैं, फलीदार पौधे, वो या हम पौधों की बात करें, वो सीधा वायुमंडल से यानी N2 को सीधा डायरेक्टली ग्रहण नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? ये किस रूप में पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है? पौधे नाइट्रोजन को NH3, NO2 और NO3 के फॉर्म में अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण कर सकते हैं। तो ये जो जीवाणु है, राइजोबियम जीवाणु, ये इस फॉर्म में क्या करते हैं? नाइट्रोजन को बदलते हैं और ये पौधे बदले में इन जीवाणुओं को आवास प्रदान करते हैं, रहने की जगह प्रदान करते हैं। तो ये हमारा जो है मूल ग्रंथियां जो है बनती है इन दोनों की वजह से। इन फलीदार पादपों की जड़ों और जीवाणु के द्वारा एक स्ट्रक्चर बनाई जाती है पादप के अंदर ही, पादप की जड़ में ही, उसे कहा जाता है मूल ग्रंथियां। ठीक है, इसके अलावा एक और होती है माइकोराइजा, या इसे कहा जाता है कवक मूल। ठीक है, पूछ लिया जाता है, कार्किक कारणों में ही आता है। कवक जो होती है यानी जो फंजाई होती है उसके ऊपर जो है वो जो है कई प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं उस पे लग जाती है और जो स्ट्रक्चर बनती है वो कवक मूल कहलाती है। ये चीज ध्यान रखना है ना। तो ये आपके जो है वो जड़ों के अंदर जो रूपांतरण पाए जाते हैं वो हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे जो जड़ है उनके अलग अलग डायग्राम्स जो हैं। देखो यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हो, ये है आपके चुस्कांग जो है अमरबेल वाली रूट। ठीक है, जड़ ये जो येलो कलर में आप देख रहे हो ये तो हो गया ग्रीन परपोशी और ये हो गई आपके जड़ अमरबेल की चुस्कांग। ठीक है, ये हो गई कवक मूल जिसमें ये जड़ है और उसके ऊपर कवक लगी है, तो ये माइकोराइजा होती है जिसको मैंने अलग से आपको पढ़ाया है। ठीक है, इसके बाद ये पल्लवन जो जड़ होती है वो भी यांत्रिक सहारे के लिए होती है और जड़ें जो है वो तैरने में मदद करती है किसी भी पादप को। ठीक है, ये पल्लवक हो गई। और उसके अलावा ये सिंघाड़े के अंदर जो पाई जाती है स्वांगीकारी जो जड़ होती है उसमें हरित लवक पाए जाते हैं और जो पौधा होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है। तो ये जो जड़ें हैं आपके ये जो है, और ये हो गई आपके पुस्ता मूल। पुस्ता मूल बताया था मैंने कि तना और जड़ दोनों एकदम जो है बिल्कुल मिक्स्ड होती है, हमें डिफरेंशिएशन पता नहीं चलता है कि जड़ है कि तना। तो ये पुस्ता मूल का उदाहरण है। ये आपको नहीं समझ में आया था, मैंने उस टाइम कहा था, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये तना है और ये जड़ है, तो ये पुस्ता मूल है आपके, बटरेस मूल। देखो नोट्स में समझ में आ जाएगा। ये आरोही चढ़ने में मदद कर रही है, पान में होती है। देखो ये तना है, ये इसकी पर्व संधि है, यहाँ से ये जड़ निकल रही है और इसको चढ़ने में क्या कर रही है? मदद कर रही है। इस तरह से देखो किसी दूसरे प्लांट पर क्या हुआ है? ये जुड़ी हुई है। ठीक है, ये उदाहरण हो गया। ये आपके जटा मूल हो गई जो गन्ने और मक्के में होती है। ठीक है, ये देखो पर्व संधियों से जो जड़ें हैं वो निकल रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बरगद की, ये बरगद में, ठीक है, ये बरगद की जो है ये निकल रही है ना, ये जड़ें, ये अवस्थम्भ होती है। नीचे अगर हम देखते हैं तो ये देखो बरगद का प्लांट दे रखे हैं और ये इस तरह से पिलर की तरह निकली हुई है तने से, है ना, तो ये होती है। और ये जो आप देख रहे हो मैग्रोव प्लांट, राइजोपोरा, राइजोपोरा प्लांट जो होते हैं दलदली जमीन जो होती है उसके अंदर निकलने वाला ये पौधा जो जड़ है, ये आपके ग्रंथिल जिसके अंतिम सिरे जो है फूले हुए होते हैं, ग्रंथिल का उदाहरण है। ये आपके वलयाकार के उदाहरण है जिसमें जड़ पे रिंग जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये मालाकार है जिसमें ये मोती और संकुचित फुली हुई होती है और भोजन संग्रहण का काम किया जाता है। ये आपके जो है पुलकित हो गई जिसमें ये कंदिल जो होती है वो इस तरह से आपस में जुड़ी हुई रहती है और ये हो गया कंदिल का उदाहरण। तो इस तरह से भोजन संग्रहण के लिए मॉडिफिकेशंस जो है जड़ों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और ये इस तरीके से ये जो आपकी एडवेंटिनियस बर्ड्स जो है ये मेन प्लांट होता है और ये इस तरीके से आपके अपस्थानिक जो कलिकाएं हैं वो खिलती है। तो ये आपके एग्जाम्पल हुआ जड़ों के अंदर जो अलग अलग आपको मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं
उसका। अब इसके अलावा और भी अगर हम लोग मॉडिफिकेशन देखते हैं बेटा, तो अगर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर देखो कुछ और एग्जांपल्स में जड़ के आपको डायग्राम के अंदर बताती हूँ। तो हाँ, वैसे हो गया है सारा।